जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल बीपीएससी में पूछे गए हैं दोस्तों उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो एम्पियर है। कूलम किसकी इकाई है दोस्तों, तो यह आवेश की इकाई है। वाट किसकी इकाई है, तो यह शक्ति की इकाई है। वोल्ट किसका है दोस्तों इकाई, तो याद रखना है यह जो है दोस्तों विभव या विभवांतर की इकाई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, डी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है दोस्तों, एम्पियर है। एक एम्पियर कितना के बराबर होता है दोस्तों, तो 1 कूलम पर सेकंड के बराबर होता है। और यह कैसी राशि है दोस्तों, तो अदिश राशि है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन के पास जो होता है दोस्तों कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन यानी समस्थानिक कौन सा है दोस्तों इसका, तो प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन जो है दोस्तों उसका समस्थानिक क्या है, तो ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है। जबकि अत्यंत जो भारी हाइड्रोजन है दोस्तों जो समस्थानिक है उसका, जिसे हम लोग ट्राइटियम के नाम से जानते हैं, उसमें 2 न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम इकाई है। तो सभी को मालूम होगा कि एंगस्ट्रम जो है दोस्तों तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ की इकाई है। फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या है दोस्तों, तो इसकी इकाई जो है दोस्तों वह क्या है, हर्ट्ज है। तो ये भी पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रम में किया जाता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 पे पावर कितना होता है दोस्तों, तो -10 मीटर होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों वह दूरी की इकाई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, तो 9.46 × 10 पे पावर 15 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। तो जो घड़ी में प्रयोग होता है दोस्तों क्वार्ट्ज क्रिस्टल वह होता है। तो ध्यान रखना है यह जो होता है दोस्तों यह होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2 होते हैं। यद्यपि प्राकृतिक रूप में इनमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइनस्टोन के रूप में पाए जाते हैं। वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक रूप से क्या किया जाता है, उपयोग होता है, वे मानव निर्मित होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग जो है दोस्तों रेडियो टेलीविज़न में भी किया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो मूल भौतिक राशि कौन सी है दोस्तों, तो वह विद्युत धारा है। जबकि बल याद रखना है, वेग और कार्य व्युत्पन्न भौतिक राशि है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। और यह कैसी राशि है दोस्तों, तो अभी हम लोगों ने देखा था यह एक अदिश राशि है। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 जो है दोस्तों मूल भौतिक राशियां हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से क्या होते हैं दोस्तों, तो पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, ओम मीटर मात्रक है। तो ओम मीटर जो है दोस्तों प्रतिरोधकता का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है दोस्तों, तो प्रतिरोध का मात्रक है ओम, याद रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ओम मीटर का, तो प्रतिरोधकता। तो किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता यानी इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी इकाई क्या होती है दोस्तों, तो ओम मीटर होती है। ये यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। वैद्युत प्रतिरोधकता का फॉर्मूला R जो है पदार्थ का क्या है, विद्युत प्रतिरोध है। A जो है दोस्तों एरिया है और L क्या है जो दोस्तों, तो L जो है दोस्तों पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों दूरी की इकाई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 प्रकाश वर्ष हम लोगों ने देखा था कितना होता है, 9.46 × 10 पे पावर
15 मीटर। नेक्स्ट है हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो आवृत्ति को जो है दोस्तों हर्ट्ज में मापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक जो होता है हर्ट्ज है, अर्थात हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। इसे संकेतः एचजेट द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। एक सामान्य मनुष्य जो है दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। आवृत्ति को मापा जाता है तो हर्ट्ज में मापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों, वोल्ट है। ठीक है, विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर है। कूलम के किसका है दोस्तों, आवेश का है। वोल्ट किसका है, विभव यानी पोटेंशियल का, और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्या होता है इकाई दोस्तों, एसआई, तो वो वोल्ट होता है। तो विद्युत शक्ति बराबर कितना होता है दोस्तों, तो विद्युत शक्ति बराबर होता है वर्क डन बाई टाइम, यानी जूल पर सेकंड को क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है। तो याद रखना है आपको। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है, तो याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसकी जो तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है दोस्तों वह 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7600 एंगस्ट्रम तक होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दृश्य स्पेक्ट्रम के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर इसकी सीमा जो है दोस्तों 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर यानी एंगस्ट्रम में अगर बात करें दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 3200 एंगस्ट्रम से 8600 एंगस्ट्रम होगा तक माना जाता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा ने इसकी सीमा 380 से 700 नैनोमीटर तक बताया है। एनसीईआरटी की पुस्तक इसकी सीमा 400 से 700 नैनोमीटर लिखी गई है। अतः परीक्षार्थी प्रश्न के विकल्पों के अनुसार इस परास के भीतर निकटतम उत्तम उत्तर का क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा है 400 से 700 नैनोमीटर। नेक्स्ट है आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, तो आर्द्रता जो है दोस्तों, आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो वह है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर से क्या किया जाता है, तो द्रव या जल के तुलनात्मक घनत्व का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। और ये दोनों कंफ्यूजन वाले सवाल हैं, याद रखना है। हाइड्रोमीटर से क्या किया जाता है, द्रव और जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है, और हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता जो है दोस्तों वह मापी जाती है। नेक्स्ट है दाब की इकाई है, तो दाब की इकाई जो है दोस्तों न्यूटन पर वर्ग मीटर है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। तो किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, पास्कल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें से कोई नहीं, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, तो कौन सी अदिश इसमें राशि है दोस्तों, तो दाब जो है दोस्तों अदिश राशि है, जबकि बल, वेग और त्वरण ये कैसी राशि है, तो यह सदिश राशि है। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती है। उदाहरण बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। जिन राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। कौन कौन सा है अदिश राशियां हैं, तो आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, तो सदिश राशि इसमें से कौन सा है दोस्तों, नहीं है, पूछ रहा है सदिश राशि नहीं है, तो गति जो है दोस्तों सदिश राशि नहीं है। जबकि वेग, बल, आघूर्ण जिसे हम लोग टॉर्क के भी नाम से जानते हैं, और विस्थापन ये कैसी राशि है, तो ये सदिश राशि है। नेक्स्ट है यदि धरती की घूमने की गति यानी घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा, तो भूमध्य रेखा पर जो पिंड का जो वजन हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, घट जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 67th बीपीएससी री एग्जाम जो हुआ था दोस्तों उसमें यह सवाल पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना है। किसी परिक्रमण करने वाले निकाय पर भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है कार्य करता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे भूमध्य रेखा पर व्यक्ति के भार में क्या आती है, तो कमी दर्ज की जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, तो किस राशि का मात्रक नहीं है दोस्तों इसमें से, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी,
यानी विकृति का जो होता है दोस्तों कोई भी मात्रक नहीं होता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? तो 1 वोल्ट होता है दोस्तों 1 जूल प्रति कूलम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 1 वोल्ट को 1 कूलम के विद्युत आवेश के प्रति जूल की ऊर्जा खपत के रूप में परिभाषित किया गया है। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलम। अतः विकल्प क्या है दोस्तों? ए सही है। नेक्स्ट है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 16.7 न्यूटन। तो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना होता है? तो 1/6 गुना आता है। इसलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार का कितना हो जाएगा? 1/6 होता है। तो 1/6 करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 16.67 न्यूटन। नेक्स्ट है, सही कथन चुनिए। तो इसमें से सही कथन बोल रहा है कौन सा हो जाएगा? तो लाल प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इस घटना का कारण क्या है दोस्तों? तो इस घटना का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दिन में पानी पर साबुन की फिल्म प्रकाश किरणों के व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस के कारण अनेक रंगों की और सुंदर दिखाई देती है। नेक्स्ट है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है दोस्तों न्यूक्लियस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और परमाणु के जो न्यूक्लियस होता है दोस्तों उसमें क्या होता है? तो याद रखना उसमें न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.672 × 10⁻27 kg होता है। एवं इनकी खोज किसने की है? तो प्रोटॉन की खोज की है दोस्तों गोल्डस्टीन ने, तथा न्यूट्रॉन की खोज की है किसने? तो जेम्स चैडविक ने। कब? तो 1932 ईस्वी। तो ये डेट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन की घटना को परिवर्तन को कहते हैं। तो ठोस से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है दोस्तों? डायरेक्ट गैस में। तो इसको कहा जाता है सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तथा गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में जो है दोस्तों आ जाते हैं। जैसे कपूर हो गया दोस्तों, नेप्थेलिन हो गया, ये सब जो है दोस्तों सब्लिमेटेड क्या है? मटेरियल है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती हैं कहलाता है। तो वह कहलाता है दोस्तों त्रिक बिंदु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं त्रिक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। उदाहरण स्वरूप 611.657 पास्कल आंशिक वायु दाब पर 273.16 केल्विन अर्थात 0.01 डिग्री सेल्सियस जल का त्रिक बिंदु है, जिस पर द्रव, जल, ठोस, बर्फ और जलवाष्प एक साथ पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, कॉस्मिक किरणें हैं। तो कॉस्मिक किरणें जो होती हैं दोस्तों वह आवेशित कण होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से क्या करते हैं दोस्तों? तो गमन करते हैं। नेक्स्ट है, 2G स्पेक्ट्रम में G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो G है दोस्तों जनरेशन शब्द को G के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों? तो G होता है दोस्तों जनरेशन। राइट आंसर हो जाएगा सी।
तो 2G दूसरी पीढ़ी की बेतार संचार प्रौद्योगिकी है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G जनरेशन अर्थात पीढ़ी के लिए प्रयुक्त है। रडार का आविष्कारक कौन था? तो रडार का आविष्कार किया था दोस्तों रॉबर्ट वाटसन ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वाटसन वाट ने वर्ष 1935 में पहला प्रायोगिक रडार का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग व्यवस्था का विकास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया। नेक्स्ट है गॉड पार्टिकल्स है। तो गॉड पार्टिकल्स जो है दोस्तों हिग्स बोसॉन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हिग्स बोसॉन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसॉन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा बेल्जियम के डब्ल्यू एंगलर्ट को वर्ष 1913 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। नेक्स्ट है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो यह प्राप्त हुआ था दोस्तों सन 1930 में। सन 1930 में भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। उन्हें वर्ष 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत से संबंध अन्य नोबेल पुरस्कार विजेताओं का नाम जो है दोस्तों दिया गया। सर्वप्रथम किनको मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। किस विषय के लिए? तो साहित्य के लिए। कब दिया गया था? 1913 में। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार 1968 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में मिला था दोस्तों 1983 में। मदर टेरेसा को शांति के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार 1979 में। अमर्त्य सेन को दिया गया था दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में। कैलाश सत्यार्थी को मिला था दोस्तों शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2014 में। वी रामकृष्णन को मिला था दोस्तों रसायन के क्षेत्र में 2009 में। और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों 2019 में। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों सभी के सभी, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसकी खोज की थी दोस्तों गैलीलियो ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था दोस्तों राइट ब्रदर्स ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर होता है दोस्तों 1/1000 मिलीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 1 माइक्रोन होता है दोस्तों 10⁻³ mm यानी मिलीमीटर। नेक्स्ट है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? तो यह होता है दोस्तों 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर ये फार्मूला दिया हुआ फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करने का 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यहाँ पर डिग्री सेल्सियस हमारा कितना दिया हुआ है दोस्तों 40 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर रख देंगे तो कैलकुलेट कर कितना आ जाएगा 104। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो इसमें स्टार लगा हुआ है दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसका देखते हैं। तो किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग मुख्यतः विटामिन और प्रोटीन के पृथक्करण में किया जाता है। प्रारंभ में क्रोमेटोग्राफी तकनीकों का उपयोग पदार्थों को उनके रंग के आधार पर अलग करने के लिए क्या किया जाता था दोस्तों? उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट है गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो यह परिभाषित किया था दोस्तों गैलीलियो ने। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। तो गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था। उनके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो स्पीड कहते हैं, यानी गति कहते हैं। तत्पश्चात न्यूटन ने पिंडों एवं वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए गति के नियम क्या किए थे? प्रतिपादित किए थे। लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड होता है, तो लंबाई के ऊपर क्या होता है दोस्तों? निर्भर करता है। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा T = 2π√L/g। तो टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा है दोस्तों? तो लंबाई पर डिपेंड कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो सरल लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। ठीक है, ये पाई और जी क्या है दोस्तों? तो एक कांस्टेंट है। नेक्स्ट है बल
गुणनफल होता है, तो बल जो गुणनफल होता है दोस्तों, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान और त्वरण का क्या होता है दोस्तों, गुणनफल होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है, वह u वेग से गति करते t सेकेंड बाद v वेग प्राप्त करता है, तो संवेग में परिवर्तन का दर कितना हो जाएगा, mv, यानी mv माइनस mu डिवाइड बाई टी, और इसी को कंप्लीट फॉर्म में क्या कहा जाता है दोस्तों, फोर्स कहा जाता है संवेग में परिवर्तन की दर को। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, तो त्वरण इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, तो यह काम करता है अपकेंद्रण पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्री बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, अपकेंद्री बल, जिसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के भी नाम से जानते हैं दोस्तों, कहलाता है। कपड़ा साफ करने की जो मशीन है, और कौन कौन सा है दोस्तों, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि जो है अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। सदिश आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखना आयतन जो है दोस्तों वह सदिश राशि नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा डी। सदिश राशियाँ वे राशियाँ जो परिणाम के साथ साथ दिशा भी बतलाती है। विस्थापन, वेग, बल सदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ वह राशियाँ जो केवल परिमाण बताती है, दिशा नहीं। इसलिए आयतन एक क्या है दोस्तों, अदिश राशि है। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो यह प्राप्त की जाती है दोस्तों द्रव्यमान। राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो सी। तो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वस्तु का वेग v हो, तो उसका संवेग m भी होगा। संवेग और वेग का अनुपात क्या कहलाता है दोस्तों, p बाई v, मास कहलाएगा, मतलब मास हमें प्राप्त होगा, यानी द्रव्यमान। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है दोस्तों, तो ये इजी सवाल है, 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो यह होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। राइट आंसर हो जाएगा सी। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय 0 होगा, याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन बी। तो लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है, अतः उस समय फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात से एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं, तो क्या होगा, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, तो तीनों जो है दोस्तों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखना है। निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध 0 होने के कारण पंख, रबर की गेंद और लकड़ी की गेंद एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिराए जाने पर तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि अंतिम वेग जो होता है कितना होता है, v = √2gh। उनके द्रव्यमान से क्या होता है दोस्तों, स्वतंत्र होता है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, तो कांच से जाते हुए प्रकाश की जो गति होगी दोस्तों वह न्यूनतम होगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक, याद रखना है, ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति क्या होती है, न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश का वन विक्षेपण संभव है, तो प्रिज्म द्वारा संभव है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का वन विक्षेपण, जिसे डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी हम लोग कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वह प्रतिबिंब कैसा होगा दोस्तों, तो याद रखना है, वह प्रतिबिंब जो होगा वह होगा कैसा, तो वह हो जाएगा दोस्तों
कम चमक वाला एक घोड़ा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एकदम प्रैक्टिकल ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी से एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। काली पट्टियां केवल प्रकाश की तीव्रता को कम करती हैं, लेकिन कोई छाया नहीं डालती क्योंकि वह काफ़ी पतली होती हैं। इसलिए कम चमक वाले एक घोड़े का प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की जो तीक्ष्णता होती है दोस्तों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पिच के भी नाम से जानते हैं, वह आवृत्ति पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर आवृत्ति तो नहीं दिया गया है, लेकिन हम भी इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, लैम्डा और इनटू क्या होता है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी होता है। और लैम्डा और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, लैम्डा कहने का मतलब दोस्तों तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं दोस्तों, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इनडायरेक्ट इस सवाल का अगर देखा जाए तो ध्वनि की जो तीक्ष्णता होती है, यानी ध्वनि की तीक्ष्णता, कौन सी ध्वनि सुरीली होगी, कौन सी ध्वनि जो होगा दोस्तों भद्दा सुनाई देगा, वो कहलाता है तीक्ष्णता, जिसे हम लोग पिच के भी नाम से जानते हैं। तो यह डिपेंड करेगा दोस्तों ध्वनि के तरंगदैर्घ्य पर। राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। अगर यहाँ पर आवृत्ति होता दोस्तों तो वो भी इसका आंसर होता। तो किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। सामान्यतः प्रबलता तथा तीव्रता को आपस में पर्यायवाची समझ लिया जाता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वह है दोस्तों फोटोवोल्टिक सेल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये लेटेस्ट सवाल, ये सब 68 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो ऐसे सवालों को आप एग्जाम में कर जरूर जाएं। तो फोटोवोल्टिक सेल को सामान्य तौर पर सौर सेल कहा जाता है। यह एक प्रकार का गैर यांत्रिक उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में परिवर्तित करता है। इस प्रकार फोटोवोल्टिक सेल डिजिटल अनुप्रयोगों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। उल्लेखनीय है कि सौर प्रकाश फोटोन से बना होता है। इन फोटोनों में अलग अलग मात्रा में ऊर्जा संचित होती है जो सौर स्पेक्ट्रम की विभिन्न तरंगदैर्घ्य के अनुरूप होती हैं। विदित हो कि फोटोवोल्टिक सेल अर्धचालक पदार्थों से बने होते हैं। जब फोटोन इन सेलों से टकराते हैं तो उसमें ऊर्जा संचित कर देते हैं, जबकि में अन्य दिए गए विकल्प इसके ठीक विपरीत हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से प्रकाश क्या करते हैं दोस्तों, उत्पादित करते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, रोलिंग घर्षण में परिवर्तन के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बॉल बेयरिंग छोटी गेंदनुमा गोलाकार संरचना है। एक गेंद में संपर्क की सतह सिर्फ एक बिंदु होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत कम रोलिंग घर्षण होता है। नेक्स्ट है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो यह गोलकीपर जो है दोस्तों, उसको किस चीज़ में सक्षम बनाता है? तो संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में उसको क्या बनाता है दोस्तों, तो सक्षम बनाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अपने हाथों को पीछे की ओर खींचकर गोलकीपर गेंद को पकड़ने का समय बढ़ा देता है। समय बढ़ाकर वह इस गेंद पर लगने वाले बल यानी संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कर देता है दोस्तों, तो कम कर देता है। अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। तो ध्वनि कैसा तरंग है दोस्तों, अनुदैर्घ्य तरंग है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करती हैं तो उस तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है, याद रखना है। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वह कौन सी है दोस्तों, तो याद रखना है, जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति जो है दोस्तों वह अपरिवर्तित रहता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य या अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होती हैं। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो ध्वनि की चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। वायु में ध्वनि तरंग होती है तो वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम अर्थात ठोस, द्रव
या गैस की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंग क्या होती है, अनुदैर्ध्य होती हैं, क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करती हैं। नेक्स्ट है, रेत और नेप्थेलिन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो वह है दोस्तों सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो नेप्थेलिन ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, अतः रेत और नेप्थेलिन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति की इकाई है, तो वाट जो है दोस्तों विद्युत शक्ति की इकाई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति की वह दर जिस पर कोई कार्य किया जाता है यह ऊर्जा संचरित होती है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, जिसका एसआई मात्रा क्या होता है दोस्तों, इकाई, तो वाट होता है, जिसे हम लोग जूल प्रति सेकंड के बराबर भी होता है। यह कौन सा, तो शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। वोल्ट मीटर जो होता है दोस्तों विभवांतर मापा जाता है, यह सही है। एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, यह भी सही है। फिर है, पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल मापा जाता है, यह भी सही है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध नहीं मापा जाता। विद्युत प्रतिरोध किससे मापा जाता है, तो ओम मीटर से मापा जाता है दोस्तों। तो याद रखना है, विद्युत जो प्रतिरोध होता है वो ओम मीटर से मापा जाता है, न कि गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है। तो गलत पूछा जा रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक छोटी विद्युत धारा को रिएक्टर करने हेतु क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन जो है दोस्तों ओम मीटर द्वारा किया जाता है। अन्य प्रश्नगत युग्म सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो याद रखना है दोस्तों मैकेनिकल ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो टरबाइन एवं डायनेमो में बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है, एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड, जिसे हिंदी में प्रकाश उत्सर्जक डायोड भी कहते हैं, के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। गलत आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसमें से कौन सा गलत है, तो याद रखना है आपको दोस्तों कि एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। यह स्टेटमेंट जो है गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो एलईडी एक अर्धचालक उपकरण है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्पादन करता है। इसके मिश्रण में गैलियम फॉस्फाइड, इंडियम गैलियम नाइट्राइड आदि का उपयोग किया जाता है। इसमें पारा का उपयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट है, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है, तो केंद्राभिमुखी बल जो है दोस्तों वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने हेतु जिम्मेदार है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो एक समान वृत्तीय गति में स्थिर होती है लेकिन दिशा बदलती है। दिशा वेग बदलने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी डोरी से बंधे हुए पत्थर को कोई व्यक्ति घुमाता है तो वह अभिकेंद्री यानी केंद्राभिमुखी बल वहां पर क्या करता है दोस्तों, कार्य करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है, तो घर्षण बल किसमें शामिल हो जाएगा, तो ये कॉमन सा सवाल है। गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में जो होगा दोस्तों घर्षण बल शामिल होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो घर्षण बल स्थिर स्थिति के साथ साथ गतिमान स्थिति में भी लागू होता है। घर्षण से संबंधित गुणांक को स्थैतिक गुणांक और गतिशील गुणांक कहा जाता है, जबकि स्थिर स्थिति में कोई विस्थापन नहीं होता है, अर्थात कोई कार्य नहीं किया जाता है और कोई ऊर्जा रूपांतरण नहीं होता है। यह गतिशील स्थिति में घर्षण बल के विरुद्ध गति होती है, जिससे ऊर्जा ऊष्मा के माध्यम से ऊर्जा की हानि होती है। दूसरे शब्दों में गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ ले लेती है। बस में बैठे यात्री क्या करेंगे, प्रैक्टिकल सवाल है दोस्तों, क्या करेंगे, तो ये बाईं ओर झुकेंगे। ठीक है, दाईं ओर झुकेंगे तो वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो शीशे से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये होगा सी। आगे की ओर कब गिरेंगे, आगे की ओर जब ब्रेक लगेगा दोस्तों तब वो आगे की ओर गिरेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जब बस तीव्र गति से दाईं ओर मुड़ती है तो बस का जड़त्व बदल जाता है, लेकिन यात्रियों की जड़ता अभी भी सीधी दिशा की ओर रहती है, इसलिए यात्री बाईं ओर झुक जाते हैं। नेक्स्ट है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है, तो वह क्या करता है दोस्तों,
तो वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है, तो अनुवाद्य यंत्रों की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को मिलाने की वह क्या करता है दोस्तों, कोशिश करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो किसी भी याद रखना है, किसी भी संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पूर्व एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने तथा तार को उपयुक्त रूप से बजाने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह सितार के तार की आवृत्ति को समायोजित करता है। ज्ञातव्य है कि समायोजन यानी इक्विलाइजेशन एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के भीतर आवृत्ति घटकों के बीच संतुलन को अन्य उपकरणों की आवृत्ति के साथ मिलान करने हेतु एक क्या है दोस्तों, प्रक्रिया है। नेक्स्ट है 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। तो बिजली का खर्च कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 100 × 10 आवर इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, 1 इकाई के बराबर होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। तो यूनिट कैसे होता है, तो जितना वाट जला है दोस्तों और कितना घंटा जला है, तो 1000 वाट घंटा है। 1000 वाट घंटा को ही हम लोग 1 किलो वाट घंटा कहते हैं और 1 किलो जो वाट घंटा होता है दोस्तों वह 1 यूनिट के बराबर होता है। 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध कितना है, 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो समानांतर श्रेणी से सवाल पूछा गया है। तो कंबाइन श्रेणी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो आराम से बना सकते हैं। क्या होता है, R = R1 × R2 डिवाइड बाई R1 + R2। इसी फार्मूला पर यह बेस है, ठीक है। तो ये रख कर आसानी से बनाया जा सकता है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो 4.70 किलो ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो विद्युत अपघट्य जो होता है दोस्तों सामान्य शुष्क सेल में बात किया जा रहा है, तो यह इसमें होता है अमोनियम क्लोराइड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो एक सामान्य शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डायनेमो क्या कार्य करता है। तो डायनेमो जो है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो डायनेमो का एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डायनेमो में आर्मेचर चुंबकीय बल क्षेत्र में घूर्णन करता है जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरक के कारण, याद रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है विद्युत मोटर में क्या होता है। तो विद्युत मोटर क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर देता है दोस्तों, बदल देता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट है 100 डेसिबल रब का प्रबलता स्तर संगत होता है। तो यह होता है दोस्तों एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। तो 100 डेसिबल का ध्वनि स्तर एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल की प्रबलता स्तर के संगत होता है। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापा जाता है, याद रखना है आपको। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ध्वनि का स्तर दिन में 45 डेसिबल एवं रात्रि में 35 डेसिबल निश्चित किया गया है। 85 डेसिबल से उच्च स्तर पर होने वाली ध्वनि क्या होती है दोस्तों, हानिकारक होती है। नेक्स्ट है एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा। तो गतिज ऊर्जा जो है दोस्तों उसमें स्थिर रहेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सीडीपीओ में सवाल पूछा गया। जब कोई पिंड क्षैतिज वृत्त में स्थिर गति या चाल से घूम रहा है तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगी। जब पिंड एक क्षैतिज वृत्त में घूर्णन करता है तो केवल वेग, त्वरण, बल की दिशा प्रत्येक समय लगातार बदलती है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये सब फैक्ट्स है। क्या बदलता है, वेग, त्वरण, बल की दिशा प्रत्येक समय लगातार बदलती है, लेकिन उनके परिणाम के संदर्भ में परिवर्तन नहीं होता है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की क्या कहा जाता है दोस्तों, तो गति ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। नेक्स्ट है कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह यानी शुगर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वह है दोस्तों सुक्रोलोज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो
सुक्रालोज जो होता है दोस्तों एक कृत्रिम स्वीटनर तथा चीनी का विकल्प है। अधिकांश अंतःग्रहण सुक्रालोज जो होते हैं शरीर विभक्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए यह एक गैर कैलोरीकृत होता है। अतः कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है वह कौन सा है? तो सुक्रालोज है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दृष्टि की खराबी। निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है? तो निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे लिखा गया कि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को तो आसानी से देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख सकता है। यह समस्या नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाने और लेंस की गोलाई बढ़ने तथा लेंस की क्षमता में वृद्धि के कारण होती है। इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस यानी कौन सा लगाया जाता है? तो कनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उच्चारित किया जा सकता है? तो यह किया जाता है कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस से। और दीर्घ दृष्टि किससे दूर किया जाता है? तो उत्तल लेंस से, याद रखना है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो एमीटर से नापा जाता है दोस्तों विद्युत धारा को। तो एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है। पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला क्या है दोस्तों? उपकरण है। ये भी याद रखना है कि पोटेंशियोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मापा जाता है दोस्तों पोटेंशियोमीटर से। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? सेमी क्वेश्चन पूछा गया है, एमीटर। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। तो आपतित प्रकाश प्रिज्म द्वारा रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाता है जो 7 रंगों बैगनी, जामुनी, विग्योर का नाम आपने सुना होगा, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल में होता है। प्रकाश वर्ष का संबंध है तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मापक है जिसका प्रयोग तारों और ग्रहों के बीच की दूरी का आकलन करने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी है। नेक्स्ट है यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति जो है 2 डायोप्टर है प्लस 2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखना क्या होता है? P = 1/f होता है। यहाँ 2 डायोप्टर दे रहा है तो यहाँ से अगर f आप निकालेंगे दोस्तों तो f = कितना हो जाएगा? 1/2। और ये किस में होता है? मीटर में होता है। तो यहाँ 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, फोकस किस में होता है दोस्तों? सेंटीमीटर में होता है। और डायोप्टर जो होता है मीटर में होता है। तो मीटर को सेंटीमीटर में क्या करेंगे दोस्तों? तो यहाँ पर 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये कट कर कितना आ जाएगा? 50। तो 50 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है जिसे डी द्वारा, यहाँ डी होगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पर डी द्वारा सूचित किया जाता है। यदि फोकस को मीटर में व्यक्त करें तो एक डायोप्टर बराबर कितना होता है? 1 पर मीटर है। इस प्रकार उस लेंस की क्षमता को 1D कहते हैं जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। अभिसारी लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अपसारी लेंस की क्षमता क्या होती है दोस्तों? ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर। और इसको सेंटीमीटर में हम लोग कितना लिख सकते हैं दोस्तों? तो सेंटीमीटर में इसको 50 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर यहाँ पर आपको बताया है कि डायोप्टर जो होता है किसके बराबर होता है? तो फोकस दूरी का उल्टा होता है ये। और यहाँ पे डायोप्टर 2 दिया हुआ था, 2 यहाँ पर रख देंगे तो 0.5 मीटर आएगा। और 0.5 मीटर को मीटर में सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 50 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो यह उत्तर की ओर संकेत करती है। राइट आंसर हो जाएगा सी। चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। यह पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है। अतः चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित होती है, उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। नेक्स्ट है चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत के द्वारा प्रदर्शित होता है? तो यह अनुचुंबकीय पूछ रहा है दोस्तों। सिद्धांत में निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो यह होता है दोस्तों प्लेटिनम के द्वारा। तो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम कैसे हैं दोस्तों? तो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं यानी चुंबकीय क्षेत्र की
जब दिशा में इनको रखा जाता है तो ये कम चुंबकित होते हैं। पारा से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। निकेल और लोहा जो है दोस्तों स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट होता है चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो अनुचुंबकीय चुंबकत्व का एक रूप है जिससे कुछ सामग्रियां बाह्य रूप से लागू चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आंशिक रूप से आकर्षित हैं और लागू चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आंतरिक प्रेरिक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। अनुचुंबकीय पदार्थों में प्लैटिनम शामिल है। नेक्स्ट है पीतल एक मिश्र धातु है। सभी को मालूम होगा पीतल जो है दोस्तों किसका मिश्र धातु है, तो यह है दोस्तों जस्ता और तांबा का। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो पीतल इसमें कॉपर कितना होता है दोस्तों 80% और जस्ता कितना होता है 20% से मिलकर बना एक मिश्र धातु है। पीतल का उपयोग बर्तन तथा ताड़ बनाने में, मशीनों में और किस में होता है कारतूसों इत्यादि में किया जाता है। मिश्र धातुओं के गुण उनके अवयवी तत्वों से प्रायः क्या होते हैं अलग होते हैं। जैसे इस्पात अपने मुख्य अवयव लोहे की अपेक्षा अधिक क्या होता है मजबूत होता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं, तो तंतु को गर्म करके। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो श्वेत प्रकाश प्रतिदीप्तशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प में उत्पन्न होता है। ट्यूब के सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर पारा वाष्प अदृश्य पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करता है। ये पराबैंगनी किरणें नलिका की आंतरिक सतह पर लेपित प्रतिदीप्तशील पदार्थ की परत पर मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। नेक्स्ट है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए दिया गया था। सभी को मालूम होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार हेतु वर्ष 1921 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार क्या किया गया था दोस्तों प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है आपेक्षिकता यानी रिलेटिविटी का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो ये देने वाले थे दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो विद्युत उत्पन्न करने में यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है कमरे को ठंडा किया जाता है, तो स्पिंडन यानी कंप्रेशन गैस को छोड़ने से जो है दोस्तों कमरे को ठंडा किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का तापमान क्या हो जाता है दोस्तों कम हो जाता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है, तो यह बना होता है दोस्तों टीन और शीशे की मिश्र धातु का। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो फ्यूज एक छोटा तार का टुकड़ा होता है। यह रांगा शीशा यानी टीन और लेड मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक क्या होता है, याद रखना इसका गलनांक निम्न होता है। लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किटिंग, अति भारण यानी ओवरलोडिंग, वोल्टता वृद्धि आदि के कारण जब परिपथ में धारा निर्दिष्ट मान से अधिक हो जाता है तो फ्यूज गलकर टूट जाता है। इससे इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के नुकसान होने एवं संभावित दुर्घटना टल जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तो ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो पारा हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा सी। कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा या ऊष्मा प्रभावित न हो कुचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, कांच इत्यादि। सभी धातुएं जो हैं ऊष्मा की चालक होती है, लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में लेड एवं पारा की ऊष्मा चालकता कम होती है। लेड की ऊष्मा चालकता लगभग कितना होता है 34.7 डब्ल्यू पर एम के, और जबकि पारा की ऊष्मा चालकता कितना होता है तो 8.31 डब्ल्यू पर एम के होता है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पारा। ऑडियोमीटर क्या नापता है, तो ऑडियोमीटर जो है दोस्तों वह ध्वनि की तीव्रता नापता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। इसी प्रकार स्टेथोस्कोप जिसे हम लोग आला कहते हैं दोस्तों से हृदय गति को मापा जाता है। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है और अल्टीमीटर द्वारा ऊंचाई का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा, तो किस में प्रदर्शित किया जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जूल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। यह एक कैसा राशि है दोस्तों, अदिश राशि है। कार्य बराबर होता है बल गुना बल की दिशा में हुआ विस्थापन। यदि बल को न्यूटन में और दूसरी को
यानी दूरी है दोस्तों दूसरी है, दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को जूल में प्रदर्शित किया जाएगा। कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट है अति चालक का लक्षण होता है, इंपॉर्टेंट है। अति चालक का जो लक्षण होता है वह शून्य पारगम्यता होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो वर्ष 1911 में डच भौतिक विज्ञानी H.K. ओनेस ने प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने धातुओं के कुछ नमूनों को कुछ केल्विन ताप तक ठंडा करके उसके विद्युत प्रतिरोध की माप की। ओनेस को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 4.2 केल्विन ताप पर पारे का विद्युत प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यह पाया गया कि न्यून ताप पर अनेक तत्व और यौगिक भी ऐसा ही व्यवहार दर्शाते हैं। ऐसा व्यवहार करने वाले पदार्थों को अतिचालक कहते हैं। अतिचालक कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते हैं, इसलिए उनमें ऊर्जा ह्रास के बिना विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत प्रवाहित होते समय ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता है। यही कारण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत के संचारण में अतिचालक का दक्षतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। अतिचालकों का दूसरा अनिवार्य गुण यह है कि वे चुंबकीय बल को अपने सतह पर ही रोक लेते हैं या अपने भीतर प्रवेश करने नहीं देते, अर्थात इनकी चुंबकीय पारगम्यता क्या होती है, शून्य होती है। नेक्स्ट है गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध। तो गर्म करने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोध है दोस्तों वह क्या होता है, तो वह घटता है। लेकिन अगर पूछा जाए दोस्तों चालकता क्या होता है, तो अर्धचालक की जो चालकता होती है दोस्तों वह क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा, चालकता इसकी बढ़ेगी, याद रखना है। तो गर्म अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ है जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने से क्या होता है, कम होता है, और चालकता क्या होता है दोस्तों, बढ़ती है। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है, तो सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सौर भट्टी एक संरचनात्मक उपकरण है जिसका उपयोग उच्च तापमान के उत्पादन हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, तो यह है दोस्तों शुक्र। इसे पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी इसको कहा जाता है, तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। इसे सुबह का तारा, शाम का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशीय उपकरण कौन सा है, तो यह कौन सा है दोस्तों, तो यह है माइक्रोस्कोप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अति सूक्ष्म वस्तुओं को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। यह एक प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप में देखा जाता है। इसमें 2 उत्तल लेंसों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के एक भाग का नाम क्या है, तो एक भाग का नाम है दोस्तों भाग लैंडर का नाम आपसे पूछा था। लैंडर का नाम क्या था दोस्तों, विक्रम। और रोवर का नाम क्या अगर पूछा जाए तो क्या था, तो उसका नाम था दोस्तों प्रज्ञान। तो 22 जुलाई 2019 को GSLV मार्क 3 M1 द्वारा आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा द्वारा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रमोचित लॉन्च किया गया। इसके लैंडर का नाम क्या था दोस्तों, विक्रम, और रोवर का नाम क्या था दोस्तों, तो प्रज्ञान था। अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं, तो अल्ट्रासोनिक तरंगे क्या होती हैं दोस्तों, तो याद रखना है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को अल्ट्रासोनिक तरंगे कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो बी। तो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंग को अल्ट्रासोनिक तरंग कहा जाता है। इस ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि द्वारा इसे सुना जा सकता है। इसे गाल्टन की सीटी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहा जाता है, तो इस घटना को कहा जाता है थॉमसन प्रभाव। 67th BPSC री एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको, लेटेस्ट सवाल है ये। जब किसी संवाहक के दोनों सिरों को अलग अलग तापमान पर रखा जाता है तो इसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर संवाहक की लंबाई के साथ साथ ऊष्मा के विकास या अवशोषण की घटना को थॉमसन प्रभाव के रूप में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जानते हैं। स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है, तो स्वचालित कारों में स्वतः कौन सा तेल लगता है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेट्रोल। ये इजी सवाल है। स्वचालित कारों में सामान्यतः पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। गैसोलीन या पेट्रोल से प्राप्त वह उत्पन्न तरल मिश्रण है। पेट्रोल की शक्तिशाली
घुलनशील द्रव की भांति भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्टीम इंजन कैसे चलता है, तो यह चलता है दोस्तों ऊष्मा से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भाप इंजन एक प्रकार का ऊष्मा इंजन है जिसका उपयोग भाप का उपयोग करके यांत्रिक कार्य करने में किया जाता है। भाप के इंजन अधिकांशतः बाह्य दहन इंजन होते हैं। भाप इंजन में रैंकान चक्र का उपयोग किया जाता है। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट है वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है, तो गैस को दबाने एवं मुक्त करने से जो है दोस्तों ठंडक होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो वातानुकूलन यंत्र में सामान्यतः एक वायु शीतक यानी एयर कूलर तथा एक वायु तापक होता है। वायु तापक संयंत्र वायु के ताप को निश्चित बिंदु से कम होने पर तापमान को बढ़ाता है तथा वायु शीतक यंत्र ताप अधिक होने पर वायु को शीतलन की प्रक्रिया द्वारा निर्धारित स्तर पर लाता है। वायु शीतक यंत्र संपीड़ित प्रकार यानी कॉम्प्रेसर टाइप का यांत्रिक प्रशीतन एकक होता है दोस्तों। नेक्स्ट है ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है, तो यह करता है ट्यूब में ठोस धातु यानी प्रतिदीप्त पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ट्यूबलाइट में कांच की नली के दोनों सिरों पर टंगस्टन धातु के तंतु होते हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट से ये, तथा इसमें अल्प दाब पर पारे की वाष्प भरी रहती है। ट्यूबलाइट का स्विच ऑन करने पर टंगस्टन तंतु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तथा पारे की वाष्प के अणुओं को आयनित कर देते हैं जिससे दीप्त विसर्जन होता है। इनमें से कुछ प्रकाश जो है दोस्तों तरंगों की तरंगदैर्घ्य अल्प होती है जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है अतः इन अदृश्य प्रकाश तरंगों को दृश्य प्रकाश तरंगों में परिवर्तित करने के लिए नली के भीतर की सतह पर प्रतिदीप्त पदार्थ का लेप कर दिया जाता है जो अदृश्य प्रकाश को दृश्य प्रकाश में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है, तो पंखे में एल्युमिनियम पर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। तो पंखे की गति को वोल्टेज से नियंत्रित किया जा सकता है। वोल्टेज नियंत्रण प्रेरण मोटर चालित फैन जैसे टेबल फैन के गति नियंत्रण की सबसे लोकप्रिय विधि है। पंखे की गति को प्रतिरोधक या रियोस्टेट नियंत्रण, संधारित नियंत्रण तथा इलेक्ट्रॉनिक नियामक विधि से भी नियंत्रित किया जा सकता है। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है, तो रेडियो तरंगों का उपयोग करता है आधुनिक टेलीफोन। आधुनिक टेलीफोन में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। चालक तारों में आवेशों की त्वरित गति से रेडियो तरंगें उत्पन्न होती है। रेडियो तरंगों का उपयोग रेडियो और टेलीविज़न संचार प्रणालियों में किया जाता है। यह सामान्यतः 50 किलोहर्ट्ज़ से 1000 मेगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति परास में होती है। घड़ी में समय मापा जाता है, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा जो है दोस्तों घड़ी में समय मापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो घड़ियों में समय क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा मापा जाता है। घड़ियों में प्रयुक्त क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये सवाल याद रखना है आपको। घड़ियों में जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है वो किसका बना होता है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक पीजो इलेक्ट्रिक क्या है दोस्तों पदार्थ होता है। शीशे का उपयोग किया जाता है, स्टार लगा हुआ है। तो शीशा एक शीशा एक क्या है दोस्तों, तो धातु है जो नीले भूरे रंग की होती है। लेड में धात्विक चमक होती है। आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 82 होता है और इसे Pb से सूचित किया जाता है। शीशे का प्रयोग विद्युत केबल यानी ओवरहेड में या भूमिगत केबल में स्विच की भांति किया जाता है। शीशे का प्रयोग रासायनिक प्रयोगशाला में तथा बंदूक की गोलियों के निर्माण में भी किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत संचरण यानी ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। कारण क्या है इसका, तो इसका कारण है ऊष्मा की हानि को कम करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो विद्युत संचरण यानी ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्टेज ग्रिड का उपयोग दक्षता बढ़ाने तथा ऊष्मा की हानि को कम करने के लिए किया जाता है। ओम के नियम के अनुसार निम्न धारा निम्न प्रतिरोध हानि उत्पन्न करती है। विद्युत शक्ति के नियत ताप बराबर क्या होता है, P = VI के लिए निम्न धारा के मान के लिए वोल्टेज का उच्च मान क्या है दोस्तों, आवश्यक है। तो याद रखना है दोस्तों विद्युत शक्ति का भी यहाँ पर दिया हुआ पावर = कितना होता है, वोल्टेज × करंट। उपग्रह यानी सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर स्टार लगा हुआ। उपग्रह का प्रयोग संचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान सहित कई भिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह एक विशेष प्रयोजन से भेजा गया एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो पृथ्वी या अन्य उपग्रह की परिक्रमा करता है, जबकि प्राकृतिक उपग्रह अंतरिक्ष में अन्य ग्रहों की क्या करता है दोस्तों,
परिक्रमा करता है। नेक्स्ट है एक जिप्टो बराबर होता है, तो एक जिप्टो बराबर होता है 10 पे पावर -11। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पेंडुलम घड़ी की समयावधि यानी दोलन काल होता है, तो यह होता है दोस्तों 2 सेकेंड। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो पेंडुलम घड़ी की समयावधि यानी दोलन काल 2 सेकंड होती है। पेंडुलम एक निश्चित बिंदु से लटकते हुए पिंड को कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में यह आगे और पीछे दोलन करता है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है, तो यह इंगित करती है अत्यंत शुष्क मौसम को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव को मापने वाला एक यंत्र है जिसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाया जाता है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि अत्यंत शुष्क मौसम की ओर संकेत करती है, जबकि बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक आई गिरावट आंधी एवं तूफान का संकेत देती है। बैरोमीटर के तापमान में धीरे धीरे गिरावट वर्षा होने की संभावना को क्या करता है दोस्तों, व्यक्त करता है। नेक्स्ट है बहुत ठंड के मौसम में पानी को खाली स्थान जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है, तो याद रखना है दोस्तों विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में क्या करता है, मदद करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बहुत ठंड के मौसम में पानी का विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। ठंड के मौसम में जब तापमान गिरता है तब किसी तालाब या जलीय क्षेत्र की ऊपरी परत काफ़ी सघन हो जाती है तथा यह जलीय क्षेत्र के तल तक सिकुड़ जाती है। तालाब में जल परिसंचरण तब तक चलता रहता है जब तक कि तालाब का पूरा पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर आने पर अधिकतम घनत्व तक नहीं पहुंच जाता। इस प्रकार ठंड के मौसम में पानी में ऊपरी सतह के जम जाने के बावजूद तलीय क्षेत्र में जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, जिससे जलीय जीव आसानी से जीवित रह पाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा ई। इसमें से सब ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ओजोन भी है, मीथेन भी है, CFC है यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सभी के सभी क्या हैं दोस्तों, तो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक यानी ई। तो ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद वे गैसें हैं जो पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरणों को रोककर वायुमंडल को गर्म बनाए रखती हैं। कुछ प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें निम्नलिखित है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और ओजोन। नेक्स्ट है नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। क्यों रखा जाता है, तो एक दूसरे के समानांतर रखा जाता है दोस्तों नाई की दुकान में। तो समतल दर्पण एक तरफ रजत धातु की चमकीली परत वाली कांच की पतली, चपटी और चिकनी शीट होती है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है दोस्तों, आभासी एवं सीधी होती है। इसमें प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण से बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। नाई की दुकान में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है जो एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों, समानांतर रखे होते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार है, दिल्ली में बोल रहा हूँ। बिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार कितना है दोस्तों, तो याद रखना है यह आवृत्ति है 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, राइट आंसर है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं दोस्तों 20 किलो हर्ट्ज से क्या करते हैं, ऊपर की ध्वनि को ये लोग सुनते हैं, सुन पाने में सक्षम है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 से 65 किलो हर्ट्ज। तो बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक होता है। ज्ञातव्य की ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर के आधार पर निम्न 3 तरंगों में विभाजित किया जाता है। श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, अश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से कम, पराश्रव्य तरंगे कितना है दोस्तों, 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। याद रखना है ऊपर होता है, यानी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को क्या कहा जाता है, पराश्रव्य तरंगे। जैसे डॉल्फिन, चमगादड़ जैसे जंतु पराध्वनि तरंगों को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए बाढ़ चुंबक यानी दंड चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, तो होती है दोस्तों 2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए बाढ़ चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट है बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है, तो यह कौन सा दर्पण होता है, तो यह होता है उत्तल दर्पण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो उत्तल दर्पण एक ऐसा गोलीय दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन उत्तल सतह पर होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे से आ रहे यातायात को देखने के लिए वाहनों में पश्च दृष्टि यानी साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं दोस्तों इसका।
इसका उपयोग बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में विजिलेंस दर्पण के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट है, एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक से पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो यह कहलाती है प्रेरण। राइट आंसर हो जाएगा ए। और ये सभी के सभी देख रहे हैं दोस्तों, बीपीएससी सीडीपीओ प्री में पूछा गया सवाल है और लेटेस्ट है, तो इंपॉर्टेंट ये सब सवाल है। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रेरण कहलाता है। नेक्स्ट है, ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। क्यों लगता है ऐसा दोस्तों? तो याद रखना है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा क्या होता है? चालक होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए ठंड के दिनों में समान तापमान होने के बावजूद तुलनात्मक ढंग से लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, जबकि लकड़ी का गुटका क्या होता है? उतना ठंडा नहीं लगता है। नेक्स्ट है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है। क्यों करता है दोस्तों? तो याद रखना है कि हमारा पसीना तेज़ी से ये क्या कर देता है? वाष्पित कर देता है, इसीलिए हमको क्या लगता है दोस्तों? आराम की अनुभूति होती है अगर हम पंखे के नीचे गर्मी के दिनों में बैठते हैं तो। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो गर्मी के मौसम में शरीर से निकलने वाले पसीने के पंखे द्वारा वाष्पीकरण से हमें आराम की अनुभूति होती है। नेक्स्ट है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर तो क्या हो जाएगा? आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है, फलस्वरूप कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाता है। नेक्स्ट है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी कौन सा है? तो सी है दोस्तों कि एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता रहता है। यह स्टेटमेंट गलत इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? तो प्रश्नगत विकल्प सी का कथन सही नहीं, क्योंकि एक्रिलिक कृत्रिम ऊन होता है। क्या होता है दोस्तों? एक्रिलिक कृत्रिम ऊन कहा जाता है। रेयन को सामान्यतः कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। और ए बी डी ये जो कथन है दोस्तों बिल्कुल सही है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है दोस्तों वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो जब एक सरल आवर्त तरंग किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो एक विशेष पैटर्न की एक निश्चित दूरी के पश्चात पुनरावृत्ति होती है। इस दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। नेक्स्ट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता? हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आवृत्ति नहीं बदलता। राइट आंसर हो जाएगा सी। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनता है? तो यह बनता है दोस्तों उत्तल लेंस का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो पढ़ने में काम आने वाला ग्लास वस्तुतः दूर दृष्टि को दूर करता है। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तु को वह स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण कैसा है? तो किसमें दर्पण का जो प्रतिबिंब है दोस्तों बड़ा दिखता है? तो वह है दोस्तों अवतल दर्पण। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। तो अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर से व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट है, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग होता है? तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है दोस्तों आवर्धक कांच में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? तो यह होता है 330 मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर हो जाएगा बी। ध्वनि की वायु में वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, याद रखना है आपको। ध्वनि का वेग वायुमंडलीय परिस्थितियों जैसे ताप, आर्द्रता आदि पर भी निर्भर करता है। माध्यम शुष्क है, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा? 332 मीटर पर सेकेंड। शुष्क वायु रहेगा यानी 25 डिग्री सेल्सियस के ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। यानी शुष्क
शुष्क वायु अगर 25 डिग्री तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनि का तापमान भी कितना बढ़ जाएगा, 300, ध्वनि का वेग भी क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। हाइड्रोजन में कितना होता है, तो यह होता है दोस्तों 1284 मीटर पर सेकेंड। आसूत जल में होता है 1498 मीटर पर सेकेंड। समुद्री जल में होता है 1531 मीटर पर सेकेंड। स्टील में होता है दोस्तों 5960 मीटर पर सेकेंड। एल्युमिनियम में याद रखना है दोस्तों 6420 मीटर पर सेकेंड। लोहा में जो होता है दोस्तों 5950 मीटर पर सेकेंड। कांच में होता है 3980 मीटर पर सेकेंड। सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों ठोस में, ठीक है। उसके बाद ध्वनि का वेग होता है द्रव में, और सबसे कम किस में होता है, तो गैस में, ठीक है। ठोस, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, द्रव, और सबसे कम किस में होगा, तो गैस में ध्वनि का वेग। नेक्स्ट है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तो तरंग एवं कणों दोनों के समान। राइट आंसर हो जाएगा सी। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखना है। तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति जो होता है, नेचर जो होता है, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, अर्थात प्रकाश विकिरणों में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश नीला लगता है, क्यों नीला लगता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। तो प्रकाश का जो नीला रंग होता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ये भी एक सवाल पूछा जाता है। राइट, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। तो वायुमंडलीय अणुओं और परमाणुओं पर प्रकाश पड़ने से ये प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित कर देते हैं। इस प्रकीर्णन में बैंगनी एवं नीले वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक और घटते क्रम में हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण के प्रकाश प्रकीर्णित होते हैं। अतः प्रकाश नीला प्रतीत, अतः आकाश कैसा होता है दोस्तों, नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट है रात के समय में खुले आकाश में तारे के टिमटिमाने को किसे समझाया जा सकता है, तो यह होता है दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने का कारण तारों के प्रकाश का पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने पर होने वाला अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, और उसका घनत्व, और 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिकतम होगा तो आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूनतम होगा। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है, 122 फ़ारेनहाइट। याद रखना है फार्मूला, ये यहाँ पर ये फार्मूला फ़ारेनहाइट = 9/5 डिग्री सेल्सियस + 32। नेक्स्ट है बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब क्या होगा, तब क्या हो जाएगा दोस्तों, जल स्तर नहीं बदलेगा। राइट आंसर हो जाएगा डी। पानी से भरे बीकर में तैर रहा बर्फ़ का टुकड़ा अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित करता है, अतः बर्फ़ के टुकड़े के पिघलने पर वह जल उसी आयतन को पूरा करेगा और इस प्रकार जल स्तर नहीं बदलेगा। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है, तो इसका कारण है दोस्तों पृष्ठ तनाव। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव आणविक आकर्षण का परिणाम है। वर्षा की बूंद, पिघली धातु की बूंद आदि सभी गोलीय होती हैं क्योंकि उनकी सतह सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल की होना चाहती है, और एक निश्चित आयतन के लिए गोलीय आकृति निश्चित सतह का क्या करती है दोस्तों, क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा श्यानता होगा दोस्तों शहद का। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं वे उतने ही अधिक श्यान होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। श्यानता का क्रम कैसा है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा होगा शहद में, उसके बाद खून में, उसके बाद जल में और उसके बाद वायु में। महासागरों में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है, तो यह आती है दोस्तों चंद्रमा से। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो महासागरों में ऊंची जल तरंगे जो होती है दोस्तों चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की परिणाम है। चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नज़दीक है। उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगे ऊपर उठती हैं। सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता है, अतः सूर्य द्वारा जल तरंगे चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठ पाती हैं। नेक्स्ट है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा, उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन भार अधिक हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी पर चांद की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। क्यों पक जाता है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा उच्च दाब के कारण पानी जो होता है दोस्तों
उच्च दाब के कारण क्या होता है, तो पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। राइट आंसर इसका तो यही होगा कि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर क्या करने लगता है, उबलने लगता है। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण इसमें पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। खुले बर्तनों में जहां पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, वहीं प्रेशर कुकर में पानी के उबलने का तापमान लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होता है, तो यह प्राप्त होता है सूर्य से। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य के अभ्यंतर में नाभिकीय संलयन के कारण लगातार विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती रहती है, अर्थात नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इस ऊर्जा का अंतरिक्ष में सब दिशाओं में विकिरण होता रहता है। पृथ्वी और अन्य सौर ग्रहों को इस ऊर्जा का एक छोटा सा भाग ही मिलता है। पृथ्वी को लगभग 4.5 × 10⁻⁸ भाग ही ऊर्जा प्राप्त होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, तो यह छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। राइट आंसर हो जाएगा बी। वर्ष दीर्घतम होता है, तो वर्ष दीर्घतम होता है दोस्तों प्लूटो पर। तो प्लूटो का वर्ष दीर्घतम होता है जिसका कक्षीय परिक्रमण काल कितना है, तो 284 पृथ्वी वर्ष होता है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, तो यह प्रकाश के तरंग के बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। राइट आंसर हो जाएगा ए। वे तरंग जिन्हें संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाते हैं। इनकी चाल जो होती है दोस्तों प्रकाश के चाल के बराबर होता है, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है, तो याद रखना है दोस्तों शीशा में न्यूनतम होती है प्रकाश की गति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है, इसलिए प्रकाश की गति न्यूनतम इसी में होगी। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग, तो कितना समय लगता है दोस्तों, तो इसे जो समय लगता है 1 मिनट, यह समय लगता है दोस्तों 8.5 मिनट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय लगभग कितना है, 8 मिनट 19 सेकंड है, यानी अगर सेकंड में देखा जाए तो 499 सेकंड। चूँकि निकटतम विकल्प 8 मिनट 5 सेकंड है, अर्थात 8 मिनट 30 सेकंड दिया गया था। इस प्रश्न के विकल्प में सी उत्तर माना जाएगा। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है, तो 150 × 10⁻7 किलोमीटर है। प्रकाश की चाल कितना होता है सभी को मालूम होगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो लगभग इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, 8 मिनट 19 सेकंड लगता है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो यह है दोस्तों बृहस्पति। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। पृथ्वी का औसत व्यास कितना, बृहस्पति का औसत व्यास कितना है दोस्तों, तो याद रखना है 1,39,822 किलोमीटर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो फास्ट जो है दोस्तों कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है। बेसिक सी, फोर्ट्रॉन कंप्यूटर की भाषा है, लेकिन फास्ट कंप्यूटर की भाषाएं नहीं है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों फिलामेंट के रूप में। तो साधारणतः मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उन्हें बनाने वाली शुद्ध धातु के अपेक्षा अधिक होती है। साथ ही ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है। अतः उच्च ताप पर उनका शीघ्र ही ऑक्सीकरण यानी दहन नहीं होता। इस कारण इनका उपयोग विद्युत प्रेस, टोस्टर आदि समान विद्युत तापन युक्तियों में होता है। ताप दीप्ति लैंपों की तंतुओं के निर्माण के लिए केवल टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, जबकि तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में होती है, तो वह है दोस्तों जर्मेनियम। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे कुछ पदार्थों के प्रतिरोध का मान चालकों एवं विद्युत प्रतिरोधकों के बीच का होता है, इन्हें अर्धचालक कहते हैं। ये सामान्यतः चालक होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अपद्रव मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है, अतः वे एन प्रकार या पी प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं, जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर में होता है। नेक्स्ट है परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो ये है दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। राइट आंसर हो जाएगा सी। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है दोस्तों, तो चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है गलत इसमें दिया गया है, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से
नाभिक के अंदर बोल रहा है दोस्तों, तो यही मेरे हिसाब से ये गलत होगा, ये गलत है दोस्तों। नाभिक के अंदर जो होता है दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, न कि इलेक्ट्रॉन होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो प्रश्न कथनों में एक कथन सही नहीं, क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन धनावेशित इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित की समान संख्या के कारण परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है, परंतु परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ही होते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर की कक्षाओं में होते हैं। बी सी डी क्या है दोस्तों, सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा सौर स्रोत है, तो सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम करता है दोस्तों नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। तो परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन का तात्पर्य भारी परमाणु वाले तत्व का कम परमाणु वाले तत्वों में टूटना। इस विखंडन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखना है दोस्तों, हाइड्रोजन जो बम है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर काम करता है। तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित होता है, जिसमें दो छोटे नाभिक जुड़कर अपने से बड़े नाभिक बनाते हैं, जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। नेक्स्ट है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है, तो रेडॉन जो होता है दोस्तों वायुमंडल में पाया जाने वाला नोबेल गैस नहीं है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। तो रेडॉन नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं पाई जाती है, अनअक्रिय गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन वायु में पाई जाती है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, तो याद रखना है दोस्तों, यह किसके मापन पर आधारित होता है, तो वाट के मापन पर आधारित होता है। राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। तो बिजली की खपत का बिल किलोवाट घंटा से मापा जाता है, अतः विकल्प ए सही है, अर्थात बिजली की खपत बिल वाट पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है, तो सबसे भारी धातु कौन सी है दोस्तों निम्नलिखित में से, तो यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी धातु है। इसका परमाणु संख्या कितना है, तो 92 है, तथा परमाणु भार कितना है, तो 238.08 है। नेक्स्ट है, इनसेट 2A कब छोड़ा गया था, और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल है। तो इनसेट 2A छोड़ा गया था दोस्तों 10 जुलाई 1992 को। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों रसायन विज्ञान से रिलेटेड जितने भी सवाल बीपीएससी में पूछे गए हैं अब तक, उनको हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।